मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. दोस्तों, हाल ही में भारत ने दशकों से चली आ रही इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु नदी समझौते को रोकने का फैसला किया है। यह फैसला 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान जाने के बाद किया गया। 24 अप्रैल 2025 को भारत की जल संसाधन सचिव जो हैं देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि भारत ने 1960 में हुए सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये ट्रीटी वास्तव में है क्या। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ट्रीटी को समझने के साथ साथ इसके इतिहास को भी जानेंगे, इसमें इन्वॉल्व नदियों पर चर्चा करेंगे और हालिया संदर्भ को समझते हुए इसके प्रोज एंड कॉन्स को जानते हुए दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस ट्रीटी के बारे में। बेसिकली ये ट्रीटी है क्या। तो इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रीटी जो है 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के मध्य साइन की गई थी, जिसमें जो है वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता यानी कि मीडियोकर की भूमिका निभाई थी। इस ट्रीटी के माध्यम से एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिससे कि दोनों देशों के मध्य जो है कॉपरेशन बन सके और इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके, जिससे कि जो है दोनों देशों के मध्य जो है इसका बंटवारा, जो जल का जो बंटवारा है वो सही से हो सके। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली इंडस रिवर और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं उनको जोड़ के जो है ये समझौता किया गया है। तो वो 5 ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? तो वो है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। तो टोटल जो ये 6 नदियां हैं उसके वाटर पर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो है ये समझौता किया गया है कि किस तरीके से दोनों देशों के मध्य जो है इन नदियों का जो है पानी का बंटवारा किया जाएगा बिना किसी जो है रुकावट के और बिना किसी मतभेद। तो इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है नदियां कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको दिख रही होगी इंडस, फिर ये झेलम, फिर ये चिनाब, इसके बाद रावी, फिर ये ब्यास, फिर सतलज। तो ये 6 की 6 नदियां हैं। इसी का जो है वाटर का जो बंटवारा किया गया है वो सिंधु जल समझौते के माध्यम से जो 1960 में हुआ है उसमें किया गया है। अब समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान को जो है किस तरीके से नदियों का लोकेशन किया गया है, कौन कौन सी नदियां इसमें शामिल हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को जो है सतलज, ब्यास और रावी, जिसको हम ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, उसको जो है भारत को सौंपी गई हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब, जिसको हम वेस्टर्न रिवर बोलते हैं, पाकिस्तान को सौंप दी गई हैं। फिर से मैं आपको मैप दिखाता हूँ जिससे आपको इमेज क्लियर हो सके कि कौन कौन सी नदियाँ पाकिस्तान के पास हैं, कौन सी नदियाँ भारत के पास में हैं। तो ऊपर की जो आपको 3 नदियां दिख रही हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इनको हम लोग वेस्टर्न रिवर्स बोल सकते हैं। ये नदियां जो हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं। वहीं अगर नीचे की 3 नदियां आप देख रहे हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसको हम ईस्टर्न रिवर्स बोल सकते हैं। ये जो है भारत के हिस्से में आई है। तो यहाँ पर हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एक बेसिक जो है जानकारी प्राप्त कर ली कि ये बेसिकली ये है क्या, और इसके बारे में जो भी नदियाँ इन्वॉल्व थी वो सब हमने जान लिया। आप समझते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास बेसिकली क्या है, कि क्या जरूरत पड़ गई कि भारत को जो है इस तरीके की ट्रीटी करनी पड़ी पाकिस्तान के साथ। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत का विभाजन जो है 1947 में हुआ, तो वहीं से जो है इस नदियों के बंटवारे का सिलसिला भी चालू हो गया। ठीक है, इस तरीके से वाटर का जो है बंटवारा किया जाएगा दोनों देशों के मध्य में। तो 1948 में जो है दोनों देशों ने इंटर डोमिनियन अकॉर्ड जो है वो साइन किया, जिसमें यह कहा गया कि भारत जो है पाकिस्तान को वाटर सप्लाई करेगा और पाकिस्तान एनुअली कुछ पे करेगा, यानी कुछ शुल्क जो है भारत को प्रदान करेगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और दोनों देशों के मध्य जो है समझौते को लेकर थोड़ा सा मतभेद पैदा हुआ। तो फिर जो है 1951 में जो है वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी गई कि आप थोड़ा सा इंटरवीन करें और आप बताएं कि किस तरीके से बंटवारा किया जाए कि दोनों देश जो है सहमत हो सके। तो वहीं से जो है वर्ल्ड बैंक की जो है इसमें मध्यस्थता होती है और 1960 में जो है ये समझौता पूर्ण रूप से किया जाता है, सिंधु नदी समझौता, जिसमें दोनों देशों के मध्य इन नदियों के बंटवारे को लेकर एक एग्रीमेंट किया जाता है किस तरीके से नदियों का बंटवारा किया जाएगा। ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं
और पाकिस्तान के जो है उस समय के राष्ट्रपति अयूब खान जो हैं वो साइन कर रहे हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के जो है मीडिएटर बैठे हुए हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे साइन हो रहा है, जो उस समय की एक्चुअल इमेज का है। तो आप समझते हैं कि इस समझौते में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए भारत और पाकिस्तान के लिए कि जो दोनों को पालन करने थे, और किस तरीके से वह चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, नदियों के जल को जो है किस तरीके से बांटा गया है दोनों देशों को में, तो समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले समझें तो ये संधि बेसिकली जो है इंडस रिवर सिस्टम का जो पानी है वो दोनों देशों के मध्य जो है बंटवारे की बात करता है। अब इसमें क्या क्या आता है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो ईस्टर्न साइड की जो नदियां हैं जिसको हमने बात करी, ऊपर मैप में मैंने दिखाया, जो रावी, ब्यास और सतलज है, वो भारत के हिस्से में आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है इन नदियों पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक जो नीड्स के जो काम होते हैं वो कर सकता है। वहीं अगर वेस्टर्न रिवर्स की बात करते हैं तो इंडस, झेलम और चिनाब वो पाकिस्तान को दे दी गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने वाली है, जो कि ये है कि भारत जो है इन नदियों पे जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो थोड़ा बहुत यूज कर सकता है, जैसे कि इसमें डोमेस्टिक यूज की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड इरिगेशन कर सकता है भारत। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन यानी कि कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चला सकता है, तो वो सब कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है किसी भी तरीके का नेचुरल फ्लो नहीं रोक सकता पाकिस्तान की तरफ। देखिए, फ्लो होता रहेगा, बट अगर भारत को कुछ यूज करना हो, डोमेस्टिक यूज या फिर इरिगेशन जो भी करना हो, तो भारत कर सकता है। तो आप इसके बाद समझते हैं, तो इसके बाद जो है बेसिकली एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया। इसका काम क्या था? तो इसका काम ये था कि ये जो डेली की जो कॉपरेशन है वो संभालेगा, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज करनी होगी दोनों देशों के मध्य में वो करेगा, और अगर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है दोनों देशों में इन फ्यूचर, तो वो जो है उसका सोल्यूशन जो है वो इस कमीशन के द्वारा निकाला जाएगा। वाटर का जो शेयरिंग रेशियो था वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी इंटरेस्टिंग भी है एक्चुअली में। तो जो इंडिया का जो टोटल पानी मिला वो 20% यूज़ करने की परमिशन मिली है, और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो 80% पानी जो है पाकिस्तान को मिलता है, क्योंकि बेसिकली उनकी एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो है पानी की जरूरत पड़ेगी, तो पाकिस्तान को जो है 80% वाटर एलोकेशन किया गया है इस समझौते के माध्यम से। इसके बाद जो है दोनों देशों ने कुछ और चीज़ों पर भी एग्रीमेंट किया, तो वो ये था कि फ्लड कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो हैं कोई इस तरीके से नहीं की जाएंगी कि जिससे कोई देश पे जो है एक नुकसान उत्पन्न होगा, कि जैसे कोई एक्टिविटी हो गई कि पाकिस्तान पे कोई नुकसान हो गया, इंडिया पे कोई नुकसान हो गया, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी। और वहीं अगर फ्लड या वो ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको एक नेचुरल फ्लो की तरह ही माना जाएगा। कोई भी तरीके का क्लेम नहीं लगाया जाएगा कि भारत ने इस तरीके के कोई हस्तक्षेप करा है या फिर पाकिस्तान ने कोई हस्तक्षेप करा है। वो एक नेचुरल एक डिजास्टर के रूप में माना जाएगा। कोई भी ब्लेम गेम यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने किया है कि इंडिया ने किया है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट जो है दोनों देशों के मध्य होते हैं, और ये संधि सालों से चली आ रही थी, दशकों से चली आ रही थी। लेकिन अभी जो है रिसेंटली ये संधि जो है भारत ने सस्पेंड कर, जो 1960 की जो संधि थी वो भारत ने सस्पेंड कर दी। वो क्यों करी उसका भी कारण हम जान लेते हैं कि किस वजह से जो है भारत ने ये संधि जो है वो सस्पेंड करी है। तो इसका मेन कारण जो था वो 22 अप्रैल 2025 की ये घटना थी। अब वो क्या घटना थी? वो घटना ये थी कि कश्मीर में एक जगह है पहलगाम, वहाँ पे जो है आतंकवादियों ने जो वहाँ पे टूरिस्ट आए थे उनको जो है मार दिया। सोर्सेस की अगर हम बात करें तो 26 लोगों की जो है इस हमले में जान गई है। तो इस तरीके की जो कायरतापूर्ण जो हमला हुआ है हमारे टूरिस्ट के ऊपर, जो कि एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अपना घूमने गए थे कश्मीर में, अपनी वेकेशन मनाने गए थे, बढ़िया एक व्यू एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन निहत्थे लोगों पर जो है आतंकवादी आते हैं और गोलियां चला के उनकी जान ले लेते हैं। तो इस तरीके की जो कायरतापूर्ण जो हरकत हुई है उसको सीरियसली लेते हुए भारत ने तुरंत एक्शन लिया, और कुछ पॉइंट्स पे जो है भारत की तरफ से बात की गई कि कौन कौन सी चीज़ें जो है भारत अब लागू करने वाला है पाकिस्तान को लेकर। वो कौन कौन सी थी इसको जान लेते हैं। इससे पहले जो भारत ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत सस्पेंड किया जाएगा, जिसपे हम अभी बात कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी बात करें तो पाकिस्तान के जो भी नागरिक हैं उनका जो है इंडिया में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया गया कि अब वो इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया कि आगामी 2 दिनों में, यानी 24 अप्रैल को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने ये बोला कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं वो भारत छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद जो है ट्रेड रिलेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया भारत ने पाकिस्तान के साथ, और डिप्लोमेट्स को भी जो है बाहर निकाल दिया पाकिस्तान के, और जो पाकिस्तान में जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे उसको भी भारत उड़ाने की बात कही है। और इसके बाद जो है वो इंडियन एयर स्पेस यानी कि जो भारतीय जो वायु मार्ग था
वो जो है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया है कि अब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भारतीय वायुमार्ग में नहीं दिखने चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये जो स्टेप लिया है भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप के रूप में माना जा रहा है। तो ऐसा क्यों माना जा रहा है? तो उसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि देखो, भारत और पाकिस्तान का जो इतिहास है वो युद्ध का इतिहास भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। भारत और पाकिस्तान जो है कई सारे युद्ध में जो है इन्वॉल्व रहे हैं, जिसमें जो है 1965 की वॉर आती है, ठीक है? 1971 का वॉर आता है, 99 का जो कारगिल वॉर आता है वो भी इसमें शामिल है। तो ये सब वॉर हुए, उसके बाद भी जो है भारत ने इस तरीके का कोई स्टेप नहीं लिया। यानी कि ये ट्रीटी जो है स्मूथली चलती रही, कोई भी तरीके का पानी रोकने का भारत ने प्रयास नहीं किया। लेकिन अब क्या होता है कि पहलगाम हमले के बाद जो है ये भारत ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि ट्रीटी को जो है ऑफिशियली सस्पेंड किया जा रहा है। तो इसलिए जो है ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप माना जा रहा है भारत की तरफ से। तो अब यहाँ पे हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करी, इसके बाद जो है सस्पेंशन के कारण की भी हमने बात करी। तो अब समझते हैं सस्पेंशन के बाद इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे, तो दोनों देशों को झेलने पड़ेंगे। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रोज की बात करते हैं। तो प्रोज क्या होंगे? तो बेसिकली जो है एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इस सस्पेंशन के बाद जो है पाकिस्तान जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है? और वो रीथिंक करने को मजबूर होगा कि इस तरीके की एक्टिविटी क्यों हो रही है उनके साथ, ठीक है? उसके बाद जो है इंडिया की जो है संप्रभुता की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिया की संप्रभुता का भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत जो है इस स्टेप के बाद ये दिखाएगा कि भारत अपनी संप्रभुता पे कोई भी जो है थ्रेट आएगा उसको सहेगा नहीं और उसको उस पर रिटेलिएट करेगा नहीं, ठीक है? तो एक ये ग्लोबल ये मैसेज जाने वाला है कि भारत अपनी संप्रभुता को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज भी जो है ये शो करेगा। वो क्या है? तो बेसिकली दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एक मैसेज जाने वाला है कि ये एक सीरियस प्रोवोकेशन के बाद जो है इंडिया एक सख्त कदम उठा सकता है। इंडिया हमेशा डिफेंसिव नहीं रहेगा, इंडिया एक अटैकिंग मोड में भी आ सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज जाएगा जियोपॉलिटिक्स में। फिर जो है फ्लेक्सिबिलिटी आएगी वाटर मैनेजमेंट पे। अगर भारत ये पानी लॉन्ग टर्म में रोकता है, तो भारत को जो है वाटर का जो यूज़ करने के लिए बारे में सोचना पड़ेगा, जिससे इरिगेशन की बात होगी, ठीक है? उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होंगे, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है भारत जो है फ्लेक्सिबल हो सकता है वाटर मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है? बट अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं, तो कॉन्स भी होंगे, हमको देखने पड़ेंगे। तो कॉन्स क्या होंगे? तो बेसिकली जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भारत को झेलने को मिल सकता है, क्योंकि इससे सस्पेंशन जो है इंडिया की जो है ग्लोबल इमेज पे जो है एक बात जाएगी कि भारत जो है इस तरीके की ट्रीटी को बंद कर सकता है कभी भी, क्योंकि ये एक बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मध्यस्थता में की गई है। तो ये इसलिए थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो भारत की इमेज इसलिए थोड़ा-सा खराब या भी छवि थोड़ी-सी नेगेटिव जा सकती है कि भारत जो है इस तरीके की ट्रीटी को बंद कर सकता है। तो बाकी जो देश हैं वो फ्यूचर में सोचने में मजबूर हो जाएँगे कि भारत से इस तरीके की ट्रीटी की जाए कि ना की जाए, कि कहीं भारत जो है ये ट्रीटी ब्रेक ना कर दे। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप किसी भी नदी का फ्लो मोड़ोगे, तो इकोसिस्टम को भी हार्म होगा। तो एनवायरमेंटल एंगल भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर जो है पॉसिबल एस्केलेशन हो सकता है, यानी कि ये चीज़ें जो है बढ़ सकती हैं। अभी तो एक डिप्लोमेटिक वेज़ में बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अगर इस तरीके से चीज़ें बढ़ी, तो हो सकता है कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो स्टेट्समैन हैं, उनकी तरफ से कई भड़काऊ भाषण भी आ रहे हैं कि अगर भारत इस तरीके के स्टेप को लेता है, जो कि भारत ले चुका है, तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और इसमें बेसिकली बात ये है कि इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की इमेज का, जो ग्लोबल ट्रस्ट जो है ब्रेक होगा, वो थोड़ा-सा देखने को मिल सकता है कि बाकी देश जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को ऑनर ना करने के रूप में देखेंगे कि भारत इस तरीके की ट्रीटी कभी भी बंद कर सकता है। तो हो सकता है कि भारत उनके साथ भी इस तरीके की ट्रीटी को बंद कर दे, है ना? हालाँकि ये सब चीज़ें एक कहावती हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो तो हमको देखना ही है। ये तो एक अजम्पशन मैंने लगाया है कि हो सकता है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं भारत के सामने। बट भारत का जो स्टेप है वो बहुत ही पॉजिटिव एक स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि भारत कई समय से जो है ऐसा प्रयास कर रहा था कि दोनों देशों के मध्य जो बॉर्डर की जो टेंशन है उसको थोड़ा-सा रिलीज़ किया जाए, पीस क्रिएट हो, कश्मीर में पीस क्रिएट हो, है ना? तो भारत नहीं चाहता था किसी भी तरीके के वॉर में इन्वॉल्व होना। हमेशा भारत ने इग्नोर ही किया है, क्योंकि पास्ट अगर हम देखें भारत का, तो 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 2001 का जो संसद हमला होता है, फिर 2008 में 26/11 की जो घटना होती है, ताज होटल पे जो अटैक होता है, 10 आतंकी आते हैं।
उसमें भी भारत ने कई सारे प्रूफ दिए पाकिस्तान को कि आप ये प्रूफ रखिए और हमको इस पे डिसीजन लेके दीजिए कि आपके जो टेरिटरी में यानी पाकिस्तान की टेरिटरी में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव हैं, उसको ख़त्म करने का आप प्रयास करें। इसमें हम जॉइंट मिशन भी चलाने का तैयार कर सकते हैं, है ना? उस पे आप भी अपने सिरे से बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जो है वो 2016 का उरी हमला हमने देखा, फिर पुलवामा अटैक हमने देखा जो 14 फरवरी को होता है और अब लास्ट में जो है ये पहलगाम हमला हुआ जो 22 अप्रैल को हुआ। तो इस तरीके की जब चीज़ें होंगी, जब हमारे निहत्थे निर्दोष नागरिकों को मार दिया जाएगा, तो भारत कब तक जो है चुप बैठेगा? भारत को कभी ना कभी तो स्टेप लेना ही पड़ेगा ना अपनी चीज़ों को लेके, क्योंकि पाकिस्तान को कई बार मौका दिया कि आप अपने तरफ जो भी आतंकवादी संगठन हैं, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। इवन ग्लोबल जो स्टेजेस होती हैं, उस पे भी भारत ने ये कन्फर्म किया कि भाई आप अपने देश के अंदर जो है आतंकवादी संगठनों को कम कम करने का प्रयास करें। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया और वो गतिविधियाँ भारत में हमेशा होती रही हैं। तो एट द एंड जब ये हमला होता है तो थोड़ा-सा जनता में भी आक्रोश था कि कब तक जो है भारत बैक फुट पे ही रहेगा, कभी ना कभी तो आगे आना ही पड़ेगा ना भारत को। तो इसलिए जो है ये स्टेप बहुत ही पॉजिटिव माना जा रहा है कि भारत ने जो स्टेप लिया है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग है और बहुत पॉजिटिव स्टेप है, जो कि एक भारत का एक स्ट्रॉन्ग जो है इमेज शो कर रहा है कि भारत अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी देश हो। ठीक है? तो यहाँ पे हमने प्रोस एंड कॉन्स की बात करी, अब इम्पैक्ट की भी थोड़ी जान लेते हैं कि दोनों देशों पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर ये चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म में चलती हैं, तो इम्पैक्ट तो ज़्यादातर नेगेटिव पाकिस्तान पे ही पड़ेगा। तो समझ लेते हैं क्या होगा। तो इम्पैक्ट अगर बात करें तो पाकिस्तान के इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो पानी की शॉर्टेज आएगी क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मेनली इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम वो बिगड़ेगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी क्योंकि इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो जब एग्रीकल्चर ही फ्लरिश नहीं होगी तो वहाँ पे क्राइसिस आएँगे इकोनॉमिक, ठीक है? फिर इंक्रीज़ होगा इंटरनल अनरेस्ट क्योंकि जब लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें चलेंगी तो वहाँ के प्रोटेस्ट होंगे, फार्मर प्रोटेस्ट होंगे, वहाँ के सिविलियंस प्रोटेस्ट करेंगे कि सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा इस चीज़ को खत्म करने के लिए। ठीक है? उसके बाद जो है ग्लोबल सिम्पैथी की ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ग्लोबल सिम्पैथी जो है पाकिस्तान ले सकता है क्योंकि पाकिस्तान की आदत यही रही है हमेशा कि वो ग्लोबल लेवल पे जाके जो है वो हमेशा अपने आप को एक विक्टिम प्ले करता है कि हमको जो है भारत के द्वारा सताया जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है। इस तरीके से वो करता है, तो हो सकता है कि भारत का जो ये स्टेप है इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने का, उसको एक वेपन के रूप में पाकिस्तान पोर्ट्रे करे कि एक वाटर वेपन के रूप में जो है इंडिया ने प्ले किया हमारे साथ और हमें एक सिम्पैथी दो और जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है हमको मजबूती प्रदान करो। तो पाकिस्तान के जो हमेशा जो तेवर रहते हैं वो हो सकता है कि एक सिम्पैथी के रूप में भी वो इसको प्ले करे। बट अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के जो हैं इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो एक डिप्लोमेटिक रिस्क हो सकता है क्योंकि ये एक बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मध्यस्थता में जो है ट्रीटी की गई है, तो हो सकता है कि यूएन और वर्ल्ड बैंक जो है इसको थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करें, आलोचना का शिकार बन सकता है भारत, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी आई नहीं है इन संस्थान के द्वारा, ठीक है? उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप अभी तक नहीं किया है। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो बस ये है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, एक एक कयास मेरी तरफ से भी है कि हो सकता है कि ये चीज़ें हो जाएँ आगे जाके। और दूसरा देखो एक चीज़ होती है कि टेक्निकल चैलेंज हो जाएगा भारत के सामने क्योंकि अगर इस तरीके से लार्ज लेवल पे पानी रोकेगा ना, तो थोड़ा-सा एक मुश्किल हो जाएगा कि वाटर कैनाल्स का यूज़ कैसे किया जाए, स्टोरेज को कैसे किया जाए, है ना? इतना सारा पानी को कैसे रोका जाए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप है नहीं उतना भारत के पास। कि वो अच्छे तरीके से इसका अभी कंट्रोल कर सके पानी को। हालाँकि चीज़ें हो रही हैं धीरे-धीरे, कंट्रोल करी जा रही हैं, इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, डैम्स को भी बनाया जा रहा है धीरे-धीरे करके, तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होगा भारत के लिए स्टार्टिंग में। बट एक जो है डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स को भी ये बूस्ट कर सकता है अगर इस तरीके से जो है पानी रोकता है भारत, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इरिगेशन बढ़ा सकता है भारत, ठीक है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकता है, बिजली बना सकता है बहुत सारी। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बना सकता है क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट में हम देखते हैं कि पानी की कमी रहती है हमेशा। तो हो सकता है उस तरफ मोड़ के जो है भारत पानी की कमी को पूरा कर सके और वहाँ पे भी जो है इरिगेशन अच्छा हो सके। तो ये सब चीज़ें भारत कर सकता है। सिक्योरिटी रिस्क तो यहाँ पे रहेगा ही क्योंकि जैसा कि मैंने बात करी कि दोनों देशों के में टेंशन बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन की बातें आ रही हैं और बड़े-बड़े जो नेता हैं वहाँ के, वो भी इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिटेलिएट करेगा। तो हो सकता है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए दोनों देशों के बॉर्डर के मध्य में, है ना? मिलिट्री की मूवमेंट बढ़ ही चुके हैं, हम लोग देख रहे हैं दोनों देशों के मध्य में।
एक्सरसाइजेज हो ही रही हैं, तो हो सकता है कि अगर इस तरीके की चीज़ें लॉन्ग टर्म में चलती हैं तो वॉर लाइक सिचुएशन एक तैयार हो जाए। तो यहाँ पे ना इतना चीज़ें जो थी मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इम्पोर्टेंट जो भी थी इस ट्रीटी से संबंधित और आपको जाननी चाहिए थी, वो सब मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा है। तो आपको क्या लगता है? अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि भारत का जो स्टेप है वो कितना हद तक सही है और इसके अलावा भारत क्या स्टेप ले सकता है कि जो है पाकिस्तान पे जो है और पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाए, ताकि इस तरीके की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल की जा सकें। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देना कमेंट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अंडर पाकिस्तान कंट्रोल एज पर द ट्रीटी, यानी कि जो 1960 की 19 ट्रीटी हुई है उसमें जो है कौन सी नदी पाकिस्तानी अंडर में आती है? ए सतलज, बी ब्यास, सी झेलम, डी यमुना। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा और अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा कि आपका क्या टेक है इसको जो भारत ने ट्रीटी जो है वो सस्पेंड करी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।